तो ये बार जैसे कि देख सकते हो मैंने आप लोग के लिए एक नया वाला मानवा लेके आ गया हूँ। तो इस वाले मानवा के स्टोरी को देख के कमेंट में बताओ मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं कि नहीं। तो अब इसी के साथ स्टोरी की शुरुआत में हम लोग को किसी लड़ाई के आफ्टर मैथ दिखाया जाता है और उसी के साथ साथ एक मास्टर और डिसाइपल के कॉन्वर्सेशन को सुनाया जाता है, जिसमें डिसाइपल पूछता है कि मास्टर क्या इस दुनिया में सच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनविंसिबल मार्शल आर्ट मौजूद है? मतलब ऐसा कोई एक टेक्निक जिसके आगे सभी के सभी मार्शल आर्ट टेक्निक घुटने टेक देंगे। जिस सवाल का जवाब देते हैं मास्टर कहता है कि ऐसा कोई चीज कभी भी नहीं हो सकता है। जो बंदा स्ट्रॉन्ग है उनको ही स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है और वो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपने डिसाइबल पूछता है कि मास्टर लेकिन फिर भी इस दुनिया में कोई एक ऐसा मार्शल आर्ट टेक्निक तो होगा ना जिसको सबसे ताकतवर आर्ट कहा जाए। तो अब इस सवाल के जवाब में उससे अपना मास्टर कहता है कि तू जो टेक्निक के बारे में कह रहा है ना वो सिर्फ एक सीढ़ियां है जिनके ऊपर चढ़ के तेरे को पिनिकल में पहुंचना है। तो अगर तू ऐसा करने में कामयाब रहा तब तो खुद ही उस रियलम में पहुंचने के बाद इन सीढ़ियों को छोड़ देगा। तेवर इन कॉन्वर्सेशन के दौरान वो जो फाइट के आफ्टर मैथ के पिक्चर को देखा जाता है वो डिस्ट्रैक्शन को देख रहे हो, जो कि शायद इन डिसाइपल और मास्टर के स्पारिंग के दौरान बना है। लेकिन अब उस बात को छोड़ के यहाँ फाइनली ये दो मास्टर और डिसाइपल के थोड़ा बहुत आधे चेहरे को दिखाया जाता है और कॉन्वर्सेशन जारी रहता है, जिसमें डिसाइपल कहता है तो आप कह रहे जब तक मैं पिनिकल तक नहीं पहुंच जाता हूँ तब तक मुझे उन सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। तब इस बात सुन के उससे अपने मास्टर गुस्सा होते कहता है अरे ये देखो तेरी हिम्मत काफी बढ़ गई। हाँ जो तो अपने मार्शल आर्ट को छोड़ के बातें किस तरह करना है वो शार्प कर रहा है, लेकिन यहाँ तेरे बातों में कुछ सच्चाई है, इसलिए मैं तेरे को उस सवाल का जवाब देता हूँ जो तो अभी मेरे को पूछने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं सच में पीछे देखूं ना तब ऐसे सिर्फ 3 ही सीढ़ियां मेंशन करने के लायक है। तो यहाँ जो मास्टर उन 3 टेक्निक से बने कहने वाला था वो हम लोग को अभी नहीं दिखा जाता है, क्योंकि वहां से सेंस उठ गए हम लोग के जंगल के अंदर इस मुच्छर को कोई चीज लिए हुए भागते हुए दिखाता है, जिसके पीछे बंदूक की झुंड भी लगे हुए है। जिस चीज को देख के भागते हुए वो अपने मन में सोच रहा है कि अभी वो लोग तो पीछे थे, अभी सामने खड़ा ये बंदा कौन है? क्या संगडुंग के सारे मार्शल आर्टिस्ट मेरे ही पीछे पड़ गए? वेल चीज ही ऐसा है, इसके लिए पूरे सैंडुंग के मार्शल आर्टिस्ट तो क्या है मुरीम वर्ल्ड के हर एक बंदा मेरे पीछे पड़ जाएंगे, एक थर्ड रेट थग के पीछे पड़ जाएंगे। वेल इसके पीछे पूरे मुरीम वर्ल्ड के लोग क्यों पड़ेंगे उसका वजह हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जिसमें एक नियोंग नाम की सेक्ट है, इसका जैसा नाम है वैसा ही प्रिटेंडेंस काम है। ये लोग उन सेक्ट्स में आते हैं और लोगों में आते हैं जो कि एक पैरासाइट होते हैं। सिर्फ ये लोग मर्चेंट लोगों से पैसे छीनना जानता है प्रोटेक्शन के नाम पे। वैसे टीरेनी में एक वोथल में आने के बाद इस मुच्छर को ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिला, जिस अपॉर्चुनिटी को भी उसने किस तरह हासिल करा हम लोग को दिखा जाता है। वेल उस वेस्टर्न मर्चेंट ने दारू के नशे में वोथल के एक लड़की को बताया कि उसके हाथ में एक ऐसा चीज है जिसका न्यूज अगर बाहर के वर्ल्ड के किसी भी बंदे को पता चले ना तब सिर्फ न्यूज ही इस पूरी दुनिया को केओस में डाल सकता है। जिस बात को उस मुच्छर ने सुन के इस वोथल की लड़की को कुछ पैसे दे के क्या हेल्प देता है कि वो चीज क्या है। तो यहाँ जब अपना मुच्छर उस चीज के बारे में सुना तब उसने इस वेस्टर्न मर्चेंट को मार के उस चीज को चुरा के भागते वक्त न्यूज लीक हो गया कि वो चीज क्या है, और इसी वजह से सांगडोंग के हर एक मार्शल आर्टिस्ट इसके पीछे पड़ चुके। तो यार ये चीज क्या है इसका ना सिर्फ हाइप बनते ही जा रहा है, अभी तक मतलब रिवील नहीं है कि वो चीज क्या है। खैर छोड़ो, यहाँ अपना मुच्छर वही भागते वक्त मन में सोच रहा है कि मेरा मियोंग से इस चीज को लेके मुरीम वर्ल्ड के पिनिकल तक पहुंच जाएगा, ये हमारा चांस है। तो इसी सोच के साथ भागते हुए उन बंदों से पीछे छुड़वा के भी ना छुड़वा के दोबारा वही भागते हुए इस बंदे को नजर आ जाता है अपने एमसी, जिसको वो अभी डिकॉय बनाने के बारे में सोच रहा है। तो इसलिए इसी सीन के बाद हम लोग हरे एमसी के बुढ़े मास्टर के वही बातों को दिखाया जाता है, जिनमें मास्टर ने पहला टेक्निक का जो नाम बताया था वो था वे ऑफ द बुद्धास टेक्निक। जिस सीढ़ी को चढ़ के अगर वो इनलाइटमेंट पाना चाहता है तब उसको अपने इंटरनल आर्ट और एक्सटर्नल आर्ट के साथ हारमोनी बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, वो भी बिना रुके। वैसे सेकंड नंबर का सीढ़ी है शाओलिन टेम्पल का मसल टेंडेंट चेंजिंग आर्ट, जिस टेक्निक में आपको पहले एक्सटर्नल आर्ट के एसेंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप इंटरनल आर्ट के पिनिकल तक पहुंच जाएंगे, तभी तो स्ट्रॉन्ग स्टेट में पहुंच जाएगा। अब यार यहाँ
द सुप्रीम अल्टीमेट स्किल ऑफ बुडांग कहा जा रहा है। तो ये सेकेंड नंबर का सीढ़ी का टेक्निक का नाम बुडांग सेक्ट का टेक्निक होगा, क्योंकि शाओलिन और बुद्धास टेक्निक एक है। तब इस चीज को क्लियर करके तीसरे नंबर की सीढ़ी की तरफ आते हैं, जो कि है पिनिकल ऑफ पावरफुल इंटरनल आर्ट। जिसके पास मौजूद है वो है हेविली डीमन डिवाइन आर्ट, जो कि डिमोनिक कल्ट का मार्शल आर्ट है। तो हाँ, इन शॉर्ट फॉर्म सिर्फ ये 3 सीढ़ियां सबसे बेस्ट सीढ़ियां है जिसको चढ़ के तो पिनिकल तक पहुंच सकता है। तो अब इस बात सुन के उस अपना एमसी अपना डिसाइपल कहता है कि अच्छा, तो बुढ़ा मास्टर तो इन सबसे 3 बेस्ट सीढ़ियों को आखिर के लिए बचा के रख रहा है। जिस बात सुनकर उस अपना मास्टर कहता है कि हाँ, लेकिन ये बात मैं एक और बार कह रहा हूँ कि वो टेक्निक्स सिर्फ सीढ़ियां है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस एमसी अपने मास्टर कहता है कि मास्टर आप क्या कह रहे हैं? हेविली डीमन डिवाइन आर्ट जब मुरिम वर्ल्ड के ऊपर 60 साल पहले हमला किया था, तो उसने ऑलमोस्ट मुरिम वर्ल्ड को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। आप उस तरह के टेक्निक को बस सीढ़ी कह रहे। तो अगर ऐसी बात है, अगर मैं मान भी लूं, तब हम लोग का क्या है? जो मार्शल आर्ट मैं आपसे सीख रहा हूँ वो किस लेवल पे है? तो अब इस बात को सुनकर उस हफ्ते एमसी कहता है कि मास्टर अभी आपने तो कहा ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट कहा जाए। अरे मास्टर, अब उस बात को छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आपका आर्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है? जिसका जब में उस अपने ओल्ड मास्टर देता है कि एक्चुअली उसने इन तीनों ही मार्शल आर्ट को सीखा है, तो उसे अच्छी तरह से पता है कि कौन सा मार्शल आर्ट सबसे ज्यादा ताकतवर है और उसका मार्शल आर्ट क्यों इन तीनों मार्शल आर्ट से भी ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्ट है। तभी प्रेजेंट में अपने एमसी इन्हीं बातों को सोचते हुए माउंटेन के नीचे उतरते हुए जंगल से शहर की तरफ जा रहा था, या ह्यूमन स्टैब्लिश की तरफ। कि यार मास्टर की बातें ना कभी कभार मेरे को केजी लगता है। मैं तो यार कभी कभार फील कर रहा हूँ कि मैंने जो मास्टर के साथ ये सारे साले माउंटेन में बिताया वो रिग्रेट ना बन जाए मेरा, क्योंकि वो सारे ट्रेनिंग के बावजूद भी आंसर निकला कि उसको माउंटेन से नीचे आने के बाद ही पिनिकल तक पहुंचने का मौका मिलेगा। तो अब यहाँ जैसे कि उस मुच्छन ने अपने एमसी को देख के प्लान बना लिया था कि उसको एक डिकॉय बनाने का, उस प्लान के मुताबिक अपने उस मुच्छन ने अपने पास से जो चीज लेकर वो भाग रहा था उस चीज को अपने एमसी को दे देता है। लेकिन यहाँ वो मुच्छर अपने एमसी को डिकॉय बना रहा है, तो अब इसलिए उसने असली माल अपने एमसी को नहीं दिया होगा। लेकिन अब उस बात को छोड़ के इस तरह भी इस तरह पीछा करने वाले बंदे इस चीज को देख के अलग अलग हो जाते हैं। एक ट्रूप्स का बंदा वो मुच्छर के पीछे जाता है और एक ट्रूप्स अपने एमसी से वो चीज जिसका भी ये लोग कह रहे हैं कि ब्लैक डीमिंग जेड है, जिसको शायद उस मुच्छर ने अपने एमसी को पास किया है, या नहीं तो अपने मुच्छर और अपने एमसी शायद एक ही टीम का बंदा है। ये लोग डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं। जिन बातों को सुन के उन पीछे करने वालों से लीडर कहता है कि जो भी हो, आज ये दोनों के दोनों ही हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। तो अब इन सारे बातों को सुन के अपने एमसी को समझ में जाता है कि वो लोग इस बॉक्स के अंदर जो चीज है उसके पीछे है, और यह मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है अपने एमसी के लिए। इम्पोर्टेंट ये है उसके मास्टर के जो क्रेजी बात थे, उस ओल्ड मैन ने एक्चुअली सभी के सभी मार्शल आर्ट को ट्राई किया था, यानी कि डिमोनिक कल्ट के हेविली डिवाइन आर्ट को भी ट्राई किया था। तो थोड़ा बहुत डाउट तो बनता है, लेकिन अब जबकि वो माउंटेन के नीचे आ गया है और मुरिम वर्ल्ड में इंटर कर रहा है, तो उसे यहाँ इन बंदों से परख लेना चाहिए कि उसका स्ट्रेंथ अभी कितने लेवल पे है। जिसका बाद अपने एमसी आगे सोचता है कि जैसे कि उसके ओल्ड मास्टर ने मेंशन किया था कि एक अल्टीमेट सीढ़ी मौजूद है, तो क्या इनमें से कोई बंदा उस अल्टीमेट सीढ़ी को चढ़ रहा है, या किसी ने क्या मार्शल आर्ट को पूरी तरह से मास्टर किया है? दिखने में तो ऐसा लग रहा है ये बंदे लोग पर्टिकुलरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उस बुढ़े मास्टर के अकॉर्डिंग जो बंदे लोग पिनिकल तक पहुंच जाते हैं, मार्शल आर्ट को मास्टर कर लेते, वो लोग हमेशा ऐसे एक्ट करते हैं कि वो लोग मार्शल आर्ट के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं है। तो ये लोग प्रोबेबली अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहे होंगे। लेकिन अब ये सारी बात अपने एमसी तब मन में सोच रहा था, उसी दौरान ये बंदे लोग अपने एमसी को पूरी तरह से घेर लेता है। तो इनमें से इन बंदों का एक लीडर आता है जो कि अपने एमसी को देख के अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जिसका नाम सम गन है। वो इन 2 सेक्ट से बिलोंग करता है और शायद तू एक इनोसेंट बंदा है जिसको उस हरामजादे मुच्छर ने विक्टिम बनाया है, तो तू आइटम हम लोग को लौटा दे और चुपचाप ऐसा निकल जा। इसके रिटर्न में मैं तेरे को सेफ्टी की गारंटी देता हूँ। लेकिन अब इस वक्त सुनकर उस सब इनसे सोचता है कि इनटू सेक्ट ऐसे किसी सेक्ट के बारे में मैंने कभी भी सुना ही नहीं है। लेकिन अब इसी सोच के बीच वहाँ एक और ग्रुप का बंदा आ जाता है जो कि ब्लैक इंटेंशन सेक्ट से बिलोंग करता था। तो लोग आने के बाद ही इन इनटू सेक्ट के बंदों को एक में रोक देता है, जिस चीज को देख के
अपना लीडर टाइप बंदा इस ब्लैक इंटेंशन सेक्ट को कहने लगता है कि इस मैटर को ना सैंगढंग के लगभग सारे के सारे मार्शल आर्ट से क्लोजली वॉच कर रहे। इसके अलावा भी 9 ग्रेड स्कूल और ग्रेट फैमिलीज के लोग भी इन्वॉल्व है। तो तुम ब्लैक इंटेंशन सेक्ट के बंदे लोग यहाँ से निकल जाओ, वरना कॉन्सिक्वेंस के बारे में क्या पता। उससे पहले इस बंदे को किसी ने एक एनर्जी प्रोजेक्टाइल मार के अपने सर में ही एक बड़ा सा होल कर देता है। तो अब इस चीज को देख के इंटू सेक्ट का बंदा अपने ब्लैक इंटेंशन सेक्ट को कहने लगता है कि साले अब ये तूने क्या किया, जिसके जब में उस ब्लैक इंटेंशन सेक्ट का बंदा कहता है कि अब मैंने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया चीज। लेकिन अब यहाँ इस बात को ये इंटू सेक्ट के बंदे सुनने वाले नहीं थे, तो लड़ाई हो पता उससे पहले ही ये मस्कुलर सा बंदा आते इन लोगों को एकदम ही एक ही बात बोल के चुप बढ़ा देता है कि अबे सालो तुम लोग मार्शल आर्टिस्ट हो, मुंह से बातों से क्या फाइट कर रहे हो, फाइट करना है तो अपने ताकत से फाइट करो। तो अब इस चीज को सुन के और उस बंदे को देख के ये लोग पैशन जाते हैं। इसका मतलब एक बड़ा सा रेपुटेशन है कि इसको डीमन कहा जाता है। ते लोग इसको सीनियर कह रहे, एकदम डर रहे। जिस चीज को देख के अपना मस्कुलर सा बंदा कहता है कि अब साले यहाँ से निकलो, बकवास किए ना तब मैं पहले तुम लोग को यही गाड़ दूंगा। तब इस वक्त सुन के ब्लैक इंटेंशन का सेक्ट का बंदा एक कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। जिस वक्त सुन कभी उस समय मस्कुलर सा बंदा कहता है कि अब साले तेरी नेक्स्ट टाइम की तो ये बोल के ही अपना मस्कुलर सा बंदा जमीन में पैर मार के कुछ मिट्टियों के टुकड़े बना के उसको अपने एनर्जी से उठा के फुटबॉल की तरह लात मारते हुए इन ब्लैक इंटेंशन सेक्ट के बंदों को वहीं पे निपटा देता है। जिस चीज को देख के आप सीरियसली बाकी सारे के सारे बंदे वहां से भाग खड़े होते हैं। जिस चीज को ही वो मस्कुलर सा बंदा स्वैप करते हुए अपने हिम्से को कहता है कि अगर तू उन लोगों जैसा खत्म यहीं पे नहीं होना चाहता है ना, तब वो चीज मेरे को दे और यहाँ से निकल। लेकिन अब इस बात सुन के उसने अपने एमसी उस बॉक्स को तोड़ के अंदर से ये एक कोड टाइप कुछ निकल लेता है। जिस चीज को देख के अपना मस्कुलर बंदा सोचता है क्या उसने मतलब इस सील को इतना से तोड़ दिया। खैर छोड़ो, ये बात सोचने के बाद अपने मस्कुलर सा बंदा बाहर कहता है कि सही किया तूने, मेरा कुछ अननेसेसरी एफर्ट जाने से वेस्ट हो गया। ये बात बोलती है अपने मस्कुलर सा बंदा अपने हाथ को बढ़ाता है, लेकिन उस तरफ एमसी ने उस चीज को खा लिया, वो भी इसको दिखाते हुए। लेकिन इस चीज को देख के अपना बंदा पहले गुस्सा होता है, लेकिन उसके बाद वो शांत होते मन में सोच रहा है कि अब ऐसा हो ही नहीं सकता कोई नॉर्मल बंदा उस चीज को फुल्ली ऑब्जर्व कर पाए। इस बेवकूफ को पता ही नहीं है उस चीज को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के लिए राइट अमाउंट में इंटरनल चीज चाहिए, सिर्फ इस ब्लड डिमनिक जेट को डिसॉल्व करने के लिए। तेरा अभी इसको ब्लड डिमनिक जेट नहीं, ब्लड डिमनिक एसेंस कहा जा रहा है। और ये चीज एक्चुअली सेंस भी बना रहा है क्योंकि एसेंस को ही खा जाता है, कोई जेट को नहीं खा जाता है। खैर छोड़ो, अपना मस्कुलर सा बंदा एकदम कॉन्फिडेंट होते मन में सोच रहा है कि अपन के पास है वो राइट अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी और ये पावरफुल बॉडी। लेकिन अब जबकि उसने इस पिल को खा लिया तो उसके ब्लड के हर एक ड्रॉप को मैं निकाल लूंगा उस पिल के स्ट्रेंथ को पाने के लिए। इसी सोच के साथ अपना मस्कुलर सा बंदा अपने एमसी को अपने हाथ में एनर्जी को उठ करके हमला करने जाता है। लेकिन उस हमले को अपने एमसी ने एकदम एक मच्छर की तरह झटक दिया। जिस चीज को देख के अब वो बंदा एकदम ही हैरान रह जाता है कि उसका सेकेंड एक टेक्निक 32 सीक्रेट टेक्निक्स में से एक टेक्निक से उसने इस बंदे को अटैक किया था, लेकिन उस अटैक को इसने इस तरह कैसे झटक दिया। इस चीज को सोच के बाहर अपने मस्कुलर सा बंदा बौखलाते हुए अपने एमसी को चिल्ला के कहता है कि मेरे सेकेंड एक सीक्रेट टेक्निक कभी भी किसी भी प्रे को मिस नहीं करता है। इवन जक्कल फैमिली के बंदे भी इसको सिर्फ कुछ ज्यादा डैमेज खा के ब्लॉक कर पाए थे। हरामजादे के बच्चे, ये तूने कैसे किया। जिस चीज सुनकर उससे अपने एमसी भी एकदम ही उसका ही डायलॉग छोड़ देता है कि यार उस तरह अपने मुंह से यापिंग करना ना तेरे को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है, तो अपने मार्शल आर्ट का फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर और मेरे ऊपर हमला करने आ, क्योंकि तेरा तो पता नहीं लेकिन मैनू को टेस्ट करना है कि मैनू कितना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने मस्कुलर सा बंदा सोचता है ये बंदा क्या कह रहा है कि इसने इस तरह के स्ट्रेंथ को गेन किया बस उस ब्लैक डीमन एसेंस को एब्जॉर्ब करके। तो ये ब्लैक डीमन एसेंस के पीछे मुरीम वर्ल्ड के हर एक मार्शल आर्टिस्ट क्यों पड़ जाएंगे उसका वजह हम लोग को बताया जाता है। तो ये ब्लैक डीमन एसेंस है क्या। पहले तो इसको बनाने के लिए ही आपको पूरे 100 मार्शल आर्टिस्ट मास्टर चाहिए होंगे जिनको टॉर्चरस तरीके से वाइटल ब्लड को लेके ब्लड डीमन टेक्निक के मेथड और एनर्जी से मेल्ट करते हुए ये ब्लड डीमन एसेंस बनाया जाता है। तब ऐसे टॉर्चरस सेमलेस से भरा हुआ टेक्निक से बने हुआ पील का इफेक्ट उससे कई ज्यादा मिराकुलस है। कहा जाता है कि आप अगर ब्लड डीमन एसेंस को खा लेने के बाद पूरी तरह से ऑब्जर्व करने में कामयाब रहे ना, तब आप उसी पल 3 फुल साइकिल से गुजर के रिबर्थ में एंटर करने के बाद ट्रांसफॉर्म होके आपका बॉडी एक हेवीली मार्शल बॉडी बन जाएगा।
तो डिमिनिक कल्चर इस एसेंस पिल को बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए मार्शल आर्टिस्ट मास्टर को किडनैप करा था। उसी चीज का भनक लगाते हुए ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के बंदे इन डिमिनिक कल्ट के एक फैक्शन ब्लड डिमिनिक सेक्ट के ऊपर अटैक कर दिया, जहां से दुनिया वालों को पता चला ब्लड डिमिन एसेंस पिल के बारे में। तो सिंपल सी बात है, ऐसा कोई मिराकुलस चीज राइचस मार्शल आर्ट के हाथों हो या डिमिनिक मार्शल आर्ट के हाथों हो, वो ब्लड स्पिल जरूर से करेगा। तो जब ऐसे चीज सैंगडंग में अपियर होने के बाद ये नोबडी खा लेंगे तो उसे ऑब्जर्व भी कर लिया। इस चीज कर सोच के अपना मस्कुलर सा बंदा एकदम ही गुस्सा हो जाता है। वो भड़क के चिल्ला उठता है। जिस चीज को देख के उससे अपने एमसी इसको टोन मारते हुए कहता है कि भाई मेरे मुन्ने रो मत, तो नेक्स्ट अटैक करना। शायद सच्चमुच में तेरा नेक्स्ट अटैक मेरे को हर्ट कर पाए। लेकिन अब इस बात सुनकर उस समय मस्कुलर सा बंदा खुद कन्विंस कर लेता है कि अपने अंशी ने पिछली बार जो उसके अटैक को रोका था वो वैसे कोइंसिडेंस था, क्योंकि अभी अब मुझे ठीक से इस बंदे को देखो ना, ये बंदा कम्प्लीटली ओपनिंग से भरा पड़ा है। ये बात सोचने के बाद ही अपना मस्कुलर सा बंदा अपने एमसी के ऊपर वही फिर से अपने हाथों में एनर्जी लगा के अटैक करने आता है। लेकिन अब इस दौरान ही अपना एमसी कब का इसके पास आ गया है और एक मुक्का भी इसके पेट में जड़ दिया है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने मस्कुलर सा बंदा सिर्फ एक चीज सोच पाता है, यार मैं हम बनने वाला हूँ। और वही चीज होता है क्योंकि उस बंदे के पूरे शरीर एनर्जी से क्रैक हो रहा है। लेकिन अब वहां से सिंसप्ट हो गए हम लोग को इन पीछे करने वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस मुच्छर को पकड़ के मार के वही ओरिजिनल पिल के बक्से की तरफ देख रहा है। और देखते मतलब एक दूसरे से बात करता है किस तरह यह मुच्छर लायक ही नहीं था वैसे मिरेकल चीज को हैंडल करने के लिए। और इसी तरह के बात करते दौरान उसको आ जाता है अपने उस मस्कुलर से बंदे का वही चिल्लाने का, जिस चीज को सुन के ये लोग पहचान जाते हैं कि किस तरह वो मस्कुलर सा बंदा एकदम रूथलेस बंदा है जिसके पास किसी प्रॉपर मार्शल आर्ट का फाउंडेशन ना होने के बावजूद भी उसके पास इतना स्किल तो है कि वो इस एलेक्सर के पीछे आ पाए। लेकिन अब जबकि उन्होंने इस मिरेकुलस पिल को सिक्योर कर लिया है तो उन लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए बिना किसी को भी आगाह करते हुए। लेकिन अब यहाँ यारो इसी बात के दौरान अपना मस्कुलर सा बंदा पेट में वही इतना बड़ा होल लेके इन लोगों के पास उड़ के आके गिरता है। जिस चीज को देख के वो सारे बंदे तो एकदम ही हैरान है कि ये बंदा इतनी हद से कैसे डिबीट हो सकता है, वो भी इस हालत में। जिसका जवाब हम लोग को अपना एमसी को आते देख के वो लोग पा लेते हैं। लेकिन भागने में से ये एकदम यंग सा बंदा अपने एमसी को कहता है क्या वैसे तू कौन है रे, जिसके जवाब में उससे अपने एमसी कहता है क्या वैसे तू कौन है जो मेरे को पूछ रहा है मैं कौन हूँ। जिस बात सुनकर वो यंग सा बंदा इतनी भर के कहता है कि अपन द फ्यूचर हेड है जकल फैमिली का, तो मेरे सामने घुटने टिक के रिस्पेक्ट जाना। लेकिन अब इस बात के दौरान उस तरफ ये इल टाइप बंदा इसको रोक के कहता है कि एमसी तूने क्या इस मस्कुलर बंदे का ऐसा हालत किया, जिसके जब अपने एमसी हाँ कहता है तब लोग मतलब विश्वास ही नहीं करता है अपने एमसी को। लेकिन उस समय एमसी जब कहता है कि यार मुझे लगा नहीं था कि बंदा बस उतनी से मतलब स्टेन से मारा जाएगा, क्योंकि मेरा ऑनेस्टली उसको इस तरह मारने का इरादा नहीं था। लेकिन अब इस बात सुन के वो यंग सा बंदा अपने एमसी को चिल्ला चिल्ला कहता है कि वैसे ये मस्कुलर सा बंदा मुरिम वर्ल्ड के टॉप 100 मास्टर में से एक मास्टर है। तू कह रहा है कि तूने इस बंदे को ऐसे मार के डिबीट किया है, मतलब तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं तेरे बात को विश्वास कर लूं। लेकिन इन सारे बातों को सुनकर उससे अपने एमसी कहता है कि यार तेरे का विश्वास करना है या न करना है ये तेरे मैटर है। लेकिन मैं इस बात को सुन के हैरान हूँ कि ये बंदा उतने हाई लेवल का बंदा था। इस बात को छोड़, अगर तू अपने मुंह को बंद नहीं रखेगा ना तब उस तरह की हालत तेरा भी हो जाएगा। तो अब इस बात को सुन के उस बंदे को एकदम गुस्सा जाता है। वो अपने सारे चुन्नू मुन्नू को बोलता है क्या बे उसके ऊपर अटैक करो रे। जिस ऑर्डर को पाके अपने सारे चुन्नू मुन्नू अपने एमसी को अटैक कर देते हैं। लेकिन अपने एमसी बिना किसी वही मार्शल आर्ट को दिखाते हुए इन लोगों के बारों को मतलब यही डॉच कर ले रहा है। जिस चीज को देख के अपना वो जो एल्डर उस यंग वाले बंदे को रोका था ना, मतलब जैकल फैमिली का फ्यूचर हेड, वो सोच रहे कि अपने एमसी के स्टैंड में फुल ऑफ ओपनिंग है। लेकिन इसके बावजूद भी वो इनके गार्ड्स के हाईली ट्रेन बारों को टॉच कर रहा है जैसे कि वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कैसे सकता है, इस बारे में सोच के अपने इस एल्डर वाले बंदे को कुछ क्लिक होता है कि शायद अपने एमसी ने ब्लड डिमन एसेंस को ऑब्जर्व कर लिया है। लेकिन उस तरफ अपने जैकल फैमिली का हेड तो उस समय था, तो वो अपने एमसी को अटैक करने बढ़ता है। सब लोग को यह बोलता है कि अब चुन्नू मुन्नू मेरे पीछे हटो, मैं साल को देख लूंगा। लेकिन अब यहाँ जैसे कि अपना एमसी इसी चीज का इंतजार कर रहा था, तो वो वही वाला बार
अपने इस फ्यूचर हेड ऑफ जैकल फैमिली के ऊपर करता है, लेकिन इस बार को अपना वो एल्डर रोक लेता है, जिस वजह से वो फ्यूचर हेड ऑफ जैकल फैमिली का बंदा बच जाता है। लेकिन अब यहाँ इस एल्डर का कोई मूड नहीं है फाइट करने का, क्योंकि इसके मुताबिक अपने एमसी ने ब्लड डिमन एसेंस को एब्जॉर्ब करके इतना ज्यादा ताकत बढ़ाना है और उसका स्ट्रेंथ इतना नॉर्मल है तो कोई नॉर्मली बंदा है जिसने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखा है। इसके बावजूद अगर अपने एमसी चाहे तब उन लोग को यही निपटा देगा। इसके डर से अपने जैकल फैमिली का बंदा कहता है कि यंगस्टर लोग और मेरे फैमिली के लोग तो ज्यादा आपके साथ रूट थे, तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और हम लोग वापस जाना चाहते हैं। तो क्या आप आपका नाम हम लोग को बताएंगे? हमारा जैकल फैमिली आपके आभारी रहेगा। तो यारो यहाँ हम लोग को चलते हैं अपने एमसी का नाम क्या है, तो है कोंग चियन, जिसको मैं आपसे कोंग कहा करूंगा। इसके बाद जब जैकल फैमिली का एल्डर टाइप बंदा पूछता है कि उसके सेक्ट का क्या नाम है, उसके जब में अपने एमसी कहते हैं उसके पास कोई सेक्ट नहीं है, और यहाँ अपने मन में सोच रहा है कि अगर सिर्फ एक महीना हुआ है जिस ओल्ड क्रेजी मास्टर के हाथ से एस्केप हुआ हूँ। लेकिन अब यहाँ एक्चुअली इस बात को सुन के उस तरफ इस एल्डर टाइप बंदे को एकदम एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि यहाँ जो उसका सस्पिशन था वो कंफर्म हो जाता है कि अपने कोंग ने वो ब्लड डिमन एसेंस खाने के बाद ही एक नॉर्मल इंसान इतना ज्यादा ताकतवर हुआ है जिसने कभी कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखा है, न ही किसी सेक्ट में ज्वाइन हुआ है। तो यहाँ वो एल्डर टाइप बंदा जल्दी जल्दी करके अपनी कोंग से अलविदा करके अपने सारे बंदे को लेके निकलने की कोशिश करता है, जिस चीज को देख के वो यंग फ्यूचर हेड ऑफ द जैकल फैमिली का बंदा कहता है कि एल्डर आप ये क्या कर रहे हैं, हम लोग को ब्लड डिमन एसेंस को नहीं लेना है क्या? जिसके जब में अपना एल्डर टाइप बंदा कहता है कि इस मुच्छर के पास जो ब्लड डिमन एसेंस था वो फेक था, क्योंकि ये मेरा हाथ देख, तेरे को बचाने के चक्कर में मैंने इस बंदे का जो वार को रोका था ना, उसके चक्कर में ये हालत हुआ है मेरा। तो मेरे कहने का मतलब तू थोड़ा बहुत तो समझ गया ऑलरेडी होगा। जिस बात सुनकर वो फ्यूचर हेड कहता है तो क्या सच में उस बंदे ने ब्लड डिमन एसेंस को ऑब्जर्व कर लिया है? जिसके जब में अपना एल्डर कन्फर्म होते कहता है कि मेरे ये हाथ का हालत और वो मस्कुलर टाइप बंदे का मरने का चोट एक ही तरीके के पार से आया है। तब ऐसी सिचुएशन है जब फ्यूचर हेड पूछ रहा है कि क्या करना है, तब इन्हें एल्डर टाइप बंदा कहता है कि हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग पीठ पीछे एलायंस का पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। तब ये बात बोल के अपने एल्डर टाइप बंदा मन में सोच रहा है कि साला वो ब्लड डिमन एसेंस का अपेयर होना क्या था कम था, जो उस एसेंस को एक बंदे ने ऑब्जर्व भी कर लिया। ये बात पता चलने पे वो छुपे विशेष डिमनिक कल्टीवेटर भी मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब इसके बातों से सेंस ऑफ टके इस अपने एमसी की तरफ थे, जो कि इस मुच्छर से ओरिजिनल ब्लड डिमन एसेंस के पिल के बॉक्स को उठा के कुछ ज्यादा ही जोर लगा देके फाइनली तोड़ देता है। इसके बाद अपना कोंग जब उस ओरिजिनल ब्लड डिमन एसेंस को अपने हाथ में लेता है तब वो खुद भी चौंक जाता है। लेकिन अब वहां से सेंस ऑफ टके जब जैकल फैमिली के हेड के पास न्यूज आता है कि अपने कोंग ने ब्लड डिमन एसेंस को ऑब्जर्व कर लिया है, तो वो कहता है कि अबे बकवास करना बंद कर, तेरे को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि ब्लड डिमन एसेंस को इवन डिसॉल्व करने के लिए भी डिमनिक कल्ट का एनर्जी कल्टीवेशन चाहिए होगा। जिस बात को सुन के अपना एल्डर टाइप बंदा कहता है कि हाँ ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और ये बात जानने के लिए हमने जो ब्लड को स्पिल किया उसका भी कीमत कम नहीं था। तब इस बात सुन के करंटली वो जैकल फैमिली का हेड कहता है कि अबे हाँ तेरे को तो अच्छी तरह से पता है, तो तू मुझे किस तरह से एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि तेरे उस बात के बारे में विश्वास कर लूं। जिस बात को सुन के अब अपना वो एल्डर टाइप बंदा इस जैकल फैमिली के हेड को अपने हाथ को दिखा देता है, और यारो अब जगह पता चलता है ये एल्डर टाइप बंदा इस जैकल फैमिली का हेड का ही सन है, और जो यंग सा फ्यूचर जैकल फैमिली का हेड खुद कह रहा था वो इसका सन है। तो अब इनके फैमिली ने जो ब्लड स्पिल किया था ये जानने के लिए कि ब्लड डिमन एसेंस को किस तरह ऑब्जर्व करना है, वो इंफॉर्मेशन भी शेडी नजर आ रहा है। लेकिन अब उस बात को छोड़ के अपने एल्डर टाइप बंदा कहते हैं तो यार इसका मैं एल्डर टाइप बंदा कहूंगा कि फादर आपको भी पता है कुछ ऐसे फिजिक है जो ब्लड डिमन एसेंस को बिना किसी कल्टीवेशन के भी इवन ऑब्जर्व कर सकता है। जिस बात सुन के वो जैकल फैमिली का हेड भी कहता है कि अच्छा तो तेरे कहने का मतलब वो यंग मैन के पास उस तरह के एक फिजिक है, इसका मतलब तो इस दुनिया में अभी 2 बंदे ऐसे हैं जिसके पास वैसे तरह के फिजिक है। तो पहले तो ये बता उस बच्चे के बारे में तेरे पास कितना इन्फॉर्मेशन है और अभी वो कहाँ है? जिसके जब में अपने एल्डर टाइप बंदा कहता है कि फादर आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि वो बच्चा हमारे फैमिली के इन्फ्लुएंस के अंदर ही है। वो जो यंग फैमिली है ना, उस फैमिली में बंदे लोगों को मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि उसको अच्छे से ट्रीट करने का और उस फिलिस से ना जाने देने का। और एक और बात, मैंने इस इन्फॉर्मेशन को अभी तक एलायंस को इन्फॉर्म नहीं किया है। जिस बात को सुन के अपना फैमिली है शाबाशी दे पाता उससे पहले ये किंग कोंग जैसे दिखने वाला बंदा इन लोग को कहता है कि अरे वाह तुम लोग तो ऐसा लगे काफी इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो। जिस बात को सुनकर उस अपने फैमिली हेड कहता है कि क्या तो हमारी बातों को सुन रहा था, जिसके जब में अपना किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाला बंदा कहता है कि हाँ उस बात को छोड़ के पहले तुम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उस बारे में बताओ। तो अब ये किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाला बंदे का क्या नाम है और ये किस तरह के मार्शल आर्टिस्ट है, यह हम लोग को पता चलता है। पहली बात तो ये फिस्ट मास्टर है, दूसरी बात था इसका नाम टियांग करके कुछ है, और ये बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है ना, ये जो जैकल फैमिली है ये भी इसको उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है, क्योंकि अपना ये बंदा टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट के नीचे लेवल का ही एक बंदा माना जाता है। तो इससे पहले जो बताया गया है कि डिमोनिक कल्ट के ताकत एकदम ओवरवेलमिंग जब था, वो जब डिमोनिक कल्ट पूरे मुरीम वर्ल्ड को अपने कब्जे में लेने ही वाला था, तभी 9 ग्रेट स्कूल ने अपने एक अलायंस बनाया, जिस अलायंस ने डिमोनिक कल्ट को खदेड़ दिया। तो उन अलायंस से जुड़े हुए जो सेक्ट्स थे उनको 9 ग्रेट स्कूल कहा जाता है, और उनसे ही टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट उभर के आते। तो अब उन टॉप 10 मास्टर के नीचे आने का मतलब है अपने किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाले बंदे के पास कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ एक अलायंस के साथ एक बंदे का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इसलिए जैकल फैमिली इस बंदे को उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है, और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हायर पोजीशन भी दिया है जो कि है एल्डर। तो अब इस बात के दौरान उस तरफ उन लोग की बातें हो जाता है, जिसमें अपने किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाला बंदा अपने इस तरह फैमिली हेड को कह देते हैं कि तुम लोगों ने एकदम ही ठीक कहा, इन्फॉर्मेशन को एकदम ही हाइड करके रखो, क्योंकि मैं उस बच्चे को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो अब यहाँ लगना चाहिए था कि जैकल फैमिली से एक बड़ा अपॉर्चुनिटी अपना किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाला बंदा लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ इसके बावजूद भी वो लोग स्माइल करते हैं, और हम लोग को पता चलता है इन दोनों ने ये जो कॉन्वर्सेशन किया ना, वो इस किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाले बंदे को अपने वही मकसद के लिए यूज कर रहा है, उसका स्ट्रेंथ इस्तेमाल करके। जब अपने किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाला बंदा अपने कॉन्ग को पकड़ने में सक्सेसफुल हो जाएगा, तब ये लोग उसके हाथों से अपने मतलब कॉन्ग को छीन लेंगे। तो इस प्लान को छोड़ के इस अपने किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाले बंदे की तरफ आते, जो कि बड़ी तेजी से जाते हुए अपने मन में सोच रहा है कि एक फिजिक जो कि ब्लैक डेमन एसेंस को डिसॉल्व कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, इसको अगर साइड में रख दिया जाए तब ये पॉसिबिलिटी बनता है कि उस बच्चे ने प्रॉपर्ली ब्लैक डेमन एसेंस को ऑब्जर्व नहीं किया है, इसका मतलब मैं उस बच्चे को ही ब्लैक डेमन एसेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ अब जबकि उस बच्चे ने मार्शल आर्ट को सीखा ही नहीं, तब एक काम करना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, और अगर मैं इस काम में कामयाब रहूंगा तब वो टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट मेरे सामने कुछ भी नहीं होंगे। तो अब वहाँ से संसप्त के हम लोग को ही जंगिंग विलेज के अंदर दिखाई जाता है, जहाँ की अपने कॉन्ग को ये बंदे लोग काफी अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, चाय वगैरह दे रहा है, जिस चीज को देख के ऑब्वियसली अपने कॉन्ग को शक चल जाता है कि ये बंदे लोग कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ वो इन बंदों को यही निपटा देने का सोचता है, लेकिन सिर्फ एक ही महीना हुआ है जो उसने ओल्ड क्रेजी मास्टर को छोड़ के नीचे आया है, तो अभी उसे यहाँ लो प्रोफाइल रखना है, वरना वो ओल्ड मैन अपने मतलब कॉन्ग को लेने के लिए आ जाएगा। तो इसलिए अपना कॉन्ग इन लोग को मारने के बारे में ना सोच रहा था, तभी अपने किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाला बंदा आ जाता है, जो कि आके अपने कॉन्ग से पूछता है कि अच्छा तो तू है क्या जिसने ब्लैक डेमन एसेंस को कंज्यूम कर लिया है। जिसके जब में उससे अपना कॉन्ग कहता है कि हाँ शायद तेरे को क्या। जिसके जब में अपना किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाला बंदा अपने एमसी को किडनैप कर लेता है। भाई इसे कहते हैं भारे बाजार में किडनैप हो जाना। तो अब अपने किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाले बंदे ने अपने एमसी को किडनैप करके एक बेहद ही दूर जगह पे आ जाता है, जहाँ पे आके वो अपने मन में सोच रहे कि अब इस जगह पे वो साले लोग पीछा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ कह के अपने एमसी ने उस किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाले दबने से छूट के आ जाता है, जिस चीज को देख के उस अपने किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाला बंदा हैरान तो होता है, लेकिन उस सब जब अपने एमसी कहता है कि वे साले राह चलते बंदे को इस तरह किडनैप करने की तरह शौक है। जिसके जब में उस तरफ अपने किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाला बंदा कहता है कि यार कोई ना तेरे बैड लक है जो तू मेरा एलेक्सर बनने वाला है। लेकिन अब इस बात सुनकर उस तरफ अपना कॉन्ग कहता है कि क्या एलेक्सर तू मेरे को खाने वाला है। जिसके जब में अपना किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाला बंदा कहता है कि बच्चे फिक्र मत कर, जब मैं अलायंस में पहुंच जाऊंगा ना तब तेरे शरीर से ब्लड डेमन एसेंस को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका वो लोग ढूंढ लेंगे, तेरे को हार्म किए बिना, और इस दौरान मैं तेरे को कॉम्पनसेट भी करूंगा। जिस बात सुनकर उस तरह अपना कॉन्ग कहता है कि अच्छा तो तू कह रहा है मेरे को इवेंचुअली तू सक करके डाई करने वाला है, तो मेरे को बस विलिंगली तेरा मेडिसिन पाउच बनना पड़ेगा। हाँ, जिस बात सुनकर उस तरह किंग कॉन्ग जिस बंदा भी कहता है कि खैर तेरा एटीट्यूड पसंद नहीं आया, लेकिन तू सिचुएशन को समझ गया है। जिस चीज सुनकर उस तरह एमसी कहता है कि व्हाट ही मैं रिफ्यूज कर दूं। जिस बात सुनकर उस तरह किंग कॉन्ग कहता है कि बच्चे तेरे पास रिफ्यूज करने का कोई चॉइस नहीं है, और अगर मेरे जैसा कि एल्डर तेरे साथ इतना अच्छे से बात कर रहा है ना, उसको अपना रिवॉर्ड मान के खुद को मेरे को सौंप देना चाहिए था तेरे को। जिस बात सुनकर उस तरह कौन कहता है कि अबे बुढ़े तू मेरे जिंदगी लेने के बारे में बात कर रहा है और मैं तेरा गेटफुल रहूं। लेकिन अब इस बात को सुन के उस अपने किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाला बंदा गुस्सा होते ही कहता है कि अच्छा जरा देखो तो आजकल बच्चे भी मुझ जैसे एल्डर के साथ दोबारा बात कर रहा है। हाँ, तेरे को जब अच्छे से बिडिंग पड़ेगा ना तब तेरा पोजीशन तुझे खुद ही पता चल जाएगा। ये बोल के अपना किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाला बंदा अपने एमसी के तरफ अटैक कर देता है, और अटैक करने के बाद वह अपने मन में सोच रहा है कि अरे धत मैंने मेरे स्ट्रेंथ को
होल्ड बैक नहीं किया, एक ही बार में वो बच्चा मर गया। मेरा ब्लड डिमन एसेंस उसके साथ भी चला गया। क्या डिजास्टर है यार। लेकिन उस तरफ जब स्मोक हटता है अपने एमसी एकदम ही फाइन था, जिस चीज को देख के अपना किंग कॉन्ग खुश होता है कि अपने एमसी जिंदा है। लेकिन यहाँ अपने मन में सोच रहा है कि सर रुको, वो बच्चा जिंदा कैसे है? क्या ये पावर ब्लड डिमन एसेंस का पावर है? अरे बाप रे, एक ऐसा बच्चा जिसने मार्शल आर्ट को भी प्रॉपर्ली नहीं सिखा है, वो अगर सिर्फ ब्लड डिमन एसेंस के पावर से ही मेरे फुल स्ट्रेंथ को रोक सकता है, तब मैं अगर उस एलेक्सर को खा लूं तब मैं किस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। ये एक बार साला मेरे को ये ब्लड डिमन एसेंस एक्सट्रैक्ट करके ऑब्जर्व करने दो, मैं साला इनविंसिबल हो जाऊंगा। ये चीज अब इंटरेस्टिंग बन रहा है। फ्यूचर के लिए मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। इस बात को सोचने के बाद ही अपना किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाला बंदा पूरी तरह से ओरा वगैरह निकाल के अपने एमसी की तरह मुक्के की बरसात कर देता है। जिन बारों को ऑब्वियसली अपना कॉन्ग टॉच कर रहा है, जिस चीज को देख के अपना किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाला बंदा मन में सोच रहा है इस बच्चे का मूवमेंट क्लियरली एक बिगिनर का है। लेकिन इसके वजह से वो बच्चा ना बल्कि मेरे स्ट्रेंथ को जांच रहा है, बल्कि उसके वीकनेस का फायदा उठाते टॉच भी कर रहा है कि उसने ऑलरेडी ब्लड डिमन एसेंस की मदद से मेरे स्ट्रेंथ को ओवरकम कर लिया है। क्या बच्चा मेरे से ज्यादा ताकतवर है? ये चीज सोचते वक्त ही अपने कॉन्ग ने इसके ऊपर एक मुक्का जानने में कामयाब रहा। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने किंग कॉन्ग जैसे दिखने वाला बंदा एकदम ही हैरान है। वो हक्का बक्का है, बवाल है भाई। जिस चीज का फायदा उठाते हो उससे अपने इनसे कहता है कि अरे वाह, मैंने बस यूं ही मेरे हाथ को चलाया, तेरे ऊपर मुक्का भी पड़ गया। लेकिन अब इस बात को सुनकर उससे अपने किंग कॉन्ग को मतलब शक चल जाता है, कोई बंदे के पास कितने भी पावर एक एलिक्सर से क्यों ना है, एक्सपीरियंस और स्किल जो कि हिट करने में कामयाब है किसी और मार्शल आर्ट मास्टर को, वैसा करने के लिए एक स्किल बंदे की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन ये बात सोचने के बाद भी अपने किंग कॉन्ग उन्हें सोचता है कि चलो इसको मैं एक लकी हिट मान के अभी के लिए इस शक को यहीं पे थोगित कर देता हूँ। जिसके बाद दूसरे राउंड की तैयारी करते हुए अपने किंग कॉन्ग जिस बंदा कहता है कि बच्चे वो एक लकी हिट था, उसको लेके इतना ज्यादा खुश मत हो और मैं तेरे को अभी बताता हूँ तुझ जैसे बच्चे को किस तरह बिहेव करना चाहिए। ये बोलने के बाद ही वो अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। जिस अटैक को आते हुए देख के अपना कॉन्ग मन में सोच रहा है वही कॉन्वर्सेशन जिसमें मछली पकड़ते हुए उसका मास्टर वही मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक के कॉन्वर्सेशन में बात करता है कि बुडांग सेक्ट का जो टेक्निक है, वो जो यिन यान टेक्निक है ना, उसके अंदर लगभग सभी तरह के फिश टेक्निक का एसेंस और वेरी मेथड ही आपके बॉडी के फुल स्ट्रेंथ को टेक्निक के साथ हार्मनी से बाहर इस्तेमाल करते वक्त एक फिनोमिना कहा जाता है, जिसको फ्लो ऑफ पावर को गैस करना कहते हैं। जिस स्टेज में पहुंचने के बाद बुडांग टेक्निक से आप अगर फिस्ट का इस्तेमाल करके स्ट्रेट अप पार का इस्तेमाल करेंगे ना, तब वो टेक्निक शाओलिन टेम्पल का हार्ड फिस्ट टेक्निक बन जाता है, जो कि इवन हार्डेस्ट रॉक को भी तोड़ के रख सकता है। लेकिन उसी जगह अगर पावर या शायद इंटरनल एनर्जी का कहा जा रहा है, जो कि सर्कुलर मोशन में एक स्नेक की तरह बहे, तब आप बड़े से बड़े पत्थर को भी स्मॉलेस्ट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके होल्ड कर सकते हैं। तो इस फ्लैशबैक के अपने मास्टर के टीचिंग के बातों को सोच लेने के बाद अपने एमसी प्रेजेंट में सोचता है कि चलो मास्टर, देखते हैं आपका टीचिंग इस लड़ाई में कैसे काम आए। ये सोचने के बाद ही अपने कॉन्ग ने इस गोरिल्ला के ऊपर, यार मैं इसको किंग कॉन्ग नहीं कहूंगा कि ये गोरिल्ला है, तो अपने कॉन्ग ने जब इस गोरिल्ला के ऊपर अपना कॉन्ग सब कुछ समझ के हमला करता है, तब इस गोरिल्ला को भी अपने फ्लैशबैक याद आ जाता है। जैसे कि ये गोरिल्ला ने जो अपने फिश टेक्निक का इस्तेमाल किया, उसका रूट शाओलिन टेम्पल से आता है और शाओलिन टेम्पल बाहर के बंदों को भी मार्शल आर्ट सिखाता है, जिन बाहर के डिसाइपल को कहा जाता है सोकाक डिसाइपल। तो उसी तरह के डिसाइपल अपने गोरिल्ला भी था, जिसने कि अपने मास्टर आरहट से चिंगजंग नाम के एक टेक्निक को टीच करने के लिए कहा था, जिसका जब ने अपना मंक वाला टीचर इसको एक सेकुलर बंदा कहा था, जो कि मतलब समाज, इज्जत वगैरह, शादी वगैरह करना, ये सब कुछ करना चाहता है, जिसके लिए बुद्धास वे में इनलाइटमेंट लेना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसे वो चिंगजंग टेक्निक सीखने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिस बात सुनकर उस अपने गोरिल्ला अपने मॉन्क मास्टर को कहता है कि वो औरों से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। जिस चीज सुन के ऑब्वियसली अपने मंक टीचर एकदम ही भड़क जाता है कि बुद्धा ने कब कहा तुझे औरों से ताकतवर बनना है, तो हमारे टीचिंग्स को सीखने के बिल्कुल लायक नहीं है, निकल जाए यहाँ से। जिस बात सुन के अपना गोरिल्ला भी मन में सोच रहे कि अबे क्या बकवास है, दुनिया का यही रूल है कि जीतने के लिए ताकतवर बनना पड़ता है और ताकतवर ही विनर होते हैं। इसलिए अपने इस गोरिल्ला ने शाओलिन को छोड़ के मुरिन वर्ल्ड में आके ब्लडी वे से यानी कि लड़ाई करके अपना ही रिसर्च करके उसका एक खुद का फिश टेक्निक बनाया, जिसका नाम चंग हंग जंग फिस्ट है। और इसी टेक्निक से अपने गोरिल्ला टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट के करीब पहुंच गया है, जिसी टेक्निक को
अब अपने गोरिल्ला अपने कोंग के ऊपर इस्तेमाल करता है, जिस चीज देख के अपना कोंग डॉज करते हैं। मन में सोच रहा है कि अनडाउटली ये गोरिल्ला एक मार्शल आर्ट मास्टर है, और जिसके उसके ओल्ड मास्टर ने कहा है कि मुड़िम वर्ल्ड में उसको हर एक कदम में उससे भी ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्ट मास्टर मिल जाएंगे। जिस सोच के साथ उससे अपना गोरिल्ला फाइनल अटैक करने आता है, लेकिन इस तरह भी अपना कोंग मन में सोच रहा है कि मास्टर जैसे आपने कहा ये बंदा वो स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं है जो मुझे मुड़िम वर्ल्ड के हर कदम में मिलेगा। तो इसी सोच के साथ अपने कोंग ने उसका वो सिग्नेचर मुक्का इस गोरिल्ला के पेट में भी मारता है, जिस मुक्के को खा के उस तरह अपने इस गोरिल्ला को पता चल जाता है कि अपने कोंग ने सोरूट से मार्शल आर्ट सिखाए। हाँ जरूर उसके हर एक स्टैंड में ओपनिंग भरा पड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मेरे टेक्निक से उसके ऊपर एक भी हमला करने में कामयाब नहीं रहा। उसके ऊपर से उसका ये मुक्का अभी किस तरह के मॉन्स्टर है। जिस साल के जवाब में अपना कोंग ने इसको नी मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद जब अपनी इस गोरिल्ला को होश आता है तब वो उठते अपने मन में सोच रहे कि मेरे को बेगली याद है मैं मेरे टेक्निक के स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन अभी मैं उठ रहा हूँ तो ये पक्का ड्रीम होगा। मैंने शायद डोज अप कर लिया था लड़ाई के दौरान, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब यहाँ उठने के दौरान ही अपने गोरिल्ला खून की उल्टी कर देता है, जिस चीज को देखकर उससे अपना कोंग भी कहता है कि अबे मेरे गोरिल्ला ज्यादा खुद को पुश मत कर, क्योंकि मैंने तेरे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है। ये वही रिस्ट्रिक्शन है जो मेरे मास्टर मेरे ऊपर लगाया करता था जब मैं ट्रेनिंग से भागने की कोशिश करता था। लेकिन अब इस वक्त सुनकर उससे अपना गोरिल्ला कहता है कि रिस्ट्रिक्शन कोई ऐरा गहरा बंदा लगाने के लायक ही नहीं होता है, और खास करके मेरे जैसे मास्टर के ऊपर तूने रिस्ट्रिक्शन लगाया है। लेकिन अब इस बात को सुन के ही उस अपना कोंग इस गोरिल्ला के छाती पे पैर रखते कहता है कि साले गोरिल्ला के बच्चे, ऐसा लग रहा है तूने कुछ मिसअंडरस्टूड कर लिया। मैं कोई नाइस बंदा नहीं हूँ जिसके मेरा ये हैंडसम फेस्ट सजेस्ट कर रहा है। मेरे ओल्ड और केजी मास्टर के वजह से ना मैं एक रूथलेस बंदा ही बन सकता हूँ तेरे साथ, तो मुझे गुस्सा मत दिला। तब इस बात सुनकर उस तरफ अपना गोरिल्ला पूछता है कि अपने कोंग को क्या चाहिए, जिसके जब में अपना कोंग इस गोरिल्ला को उसका बंदा बनने के लिए बोलता है। जिस सीन का बाद हम लोग को नेक्स्ट में देखा जाता है वो जैकल फैमिली के हेड और उसके सन के कॉन्वर्सेशन को, जिसमें भी बात चल रहा है कि किस तरह अपना गोरिल्ला कुछ भी करेगा, इवन अपने सोल को ही बेचने के लिए तैयार हो जाएगा अगर उसे वो ब्लड डिमन एसेंस की टेंद मिल जाए। और जैसे कि इससे पहले ही बताया गया है अपनी जैकल फैमिली कुछ ज्यादा ही ब्लड फिल करके वो किस तरह ब्लड डिमन एसेंस का एब्सॉर्ब करना है ये जान चुका है, तो उसी चीज को बार्गेनिंग चीप बना के अपने जैकल फैमिली उस गोरिल्ला को टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट बना के मुड़िम अलायंस के लीडर का पोजीशन को उसी गोरिल्ला को देख के पपेट की तरह पूरे पूरे 9 नोबेल फैमिली को ये लोग कब्जा करेंगे। तो जैसे कि दिख रहा है इन लोगों के सपने तो आसमान भर सपने हैं, लेकिन अब इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान ये लोग खुश हो पाते हैं उससे पहले रिपोर्ट आता है कि अपना गोरिल्ला वापस आ गया है। तो जब ये लोग अपने गोरिल्ला से मिलने जाता है तो अपना गोरिल्ला सीधी बात कहता है कि अपना कोंग उसका डिसाइपल बन चुका है, इसलिए उस तरफ अपना कोंग भी इन लोग का अपना नाम बोल के वही इंट्रोड्यूस करता है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना एलर टाइप बंदा मन में सोच रहा है क्या उस गोरिल्ला ने हम लोग का आइडिया को पहचान के आउटस्मार्ट कर दिया, जिसका जवाब दिया ऑब्वियस है किसने किसका प्लान को आउटस्मार्ट किया है। लेकिन खैर छोड़ो, ये वाला कांड होने से पहले हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वही अपना कोंग इस गोरिल्ला को अपना सबोर्डिनेट करने के लिए कहता है, क्योंकि मुड़िम वर्ल्ड का यही एक सिंपल रूल है, आप अगर किसी से मार्शल आर्ट में हार जाओ ना तब आप उसका सबोर्डिनेट या डिसाइपल बन जाते हो, या नहीं तो उसको अपना जाने दुश्मन बना लेते हो। तब उसके बाद अपना कोंग आगे कहता है कि वैसे ही मैं तेरे जिंदगी को मेरे हाथों में होल्ड कर रहा हूँ, तो तेरे पास कोई चॉइस नहीं है मेरे सबोर्डिनेट बनने के अलावा। जिस बात सुन के उस तरफ अपने गोरिल्ला जोर जोर से हंस लेने के बाद कहता है कि अपुन द गोरिल्ला, अपुन को कहा जाता है कि अपुन टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट के सिर्फ नीचे येते है, थोड़ा सा ही बस बिलो, तो मैं कभी भी तेरे जैसे एक यंग बैट के हाथों डिफीटेड होके सबोर्डिनेट बन के डिस्केस नहीं करूंगा, तो मेरे को मार दे। लेकिन अब इस बात सुनकर उस तरफ अपना कोंग कहता है कि एक बात है, तेरा मार्शल आर्ट एकदम ही डिफरेंट है, एकदम ही अलग है, लेकिन तू अपनी जिंदगी से ज्यादा तेरे नाम को वैल्यू दे रहा है। ये चीज तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तेरे नाम को डिस्केस में डालूंगा? अब एक्चुअली तेरे नाम को ही मेरे को इस्तेमाल करना है, और उसके ऊपर से मैं तरीके जानता हूँ जिससे तू और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। तो क्या अब भी इस ऑफर को रिफ्यूज करके तू मरना चाहेगा? तो जैसे मतलब स्टोरी में आगे हम लोग को दिखाया गया है अपने कोंग ने जैकल फैमिली के अंदर आके डिसाइबर बनने के नाटक ने कहा, तो अब जैकल फैमिली के कोई हेड और अफसन के कॉन्वर्सेशन को दिखाई जाता है। एल्डर टाइप बंदा कहता है कि अपने गोरिल्ला ने
इसको एकदम ही ऑफ पकड़ लिया। मतलब उसने सोचा था कि सिर्फ अपना गोरिल्ला ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है, ब्रेन का इस्तेमाल नहीं। लेकिन अब जबकि एक ऐसा बंदा जो कि जल्द ही शायद मुरीन वर्ल्ड के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट मास्टर बन जाएगा, उसके पास एक डिसाइबल है जिसने की ब्लड डिवाइन एसेंस को भी कंज्यूम किया है, तो सिर्फ ये दोनों ही इनकी जैकल फैमिली को कुत्ता बना के छोड़ेगा। उसके जगह इन लोग का प्लान था कि ये लोग अपने मतलब गोरिल्ला को पट्टा पहनाएगा, वही पट्टा उल्टे ये लोग पहनते हुए दिख रहे हैं इन लोग को। लेकिन अभी भी इन लोग के पास एक चॉइस है, एक चांस है, जो कि है अगर इस जैकल फैमिली किस तरह अपने कौन को उस गोरिल्ला के हाथ से छीन ले तो इसलिए लोग रात में अपने कौन के पास आके कहता है कि जैकल हेल का वो एल्डर टाइप बंदा अपने कौन से मिलने चाहता है तो उनको आना चाहिए। तो अब इस बात को सुन के अपना कौन उस बंदे के पीछे जाते वक्त मन में सोच रहा है जब वो स्लाई फॉक्स क्या प्लान कर रहा है, जिस चीज के बारे में उससे अपने गोरिल्ला भी सोच रहा था कि वो स्लाई फॉक्स कुछ न कुछ प्लान करके बैठा है। लेकिन अब जब नेक्स्ट सीन में ये दोनों मिलते हैं तब अपना कौन कहता है कि उस एल्डर टाइप बंदे ने इसको इतनी रात को क्यों बुलाया है। अगर ये बात उस मतलब गोरिल्ला को पता चल जाए तब वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा होने वाले हैं। लेकिन अब इस बात सुनकर उस तरफ अपने एल्डर टाइप बंदा सोचता है कि इस हरामजादे को एक दिन भी ठीक से नहीं हुए उस गोरिल्ला का डिसाइबल बने हुए। लॉयल्टी तो ऐसे दिख रहा है कि जन्मों जन्म के डिसाइबल है। लेकिन खैर छोड़ो, इसलिए वो बाहर कहता है कि मैं ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधी पॉइंट की बात तो ये है तेरे को उस गोरिल्ला के डिसाइबलशिप को छोड़ के हमारे जैकल फैमिली में ज्वाइंट हो जाना चाहिए तेरे को। लेकिन अब इस बात को सुन के जब अपना कौन कहता है कि क्या वो ऑलरेडी इनके जैकल फैमिली को ज्वाइन नहीं करने आए, जिसके जब में अपना एल्डर टाइप बंदा कहता है कि तू समझ नहीं रहा है, तू भी शायद ये बात अच्छी तरह से जानता होगा कि तेरा वो मास्टर के पास ना कोई फाउंडेशन है ना कोई पावर होल्ड करता है। मेरे कहने का मतलब ये है तो उसका डिसाइबल बन के कुछ भी मुनीम वर्ल्ड में उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अब इस वजह सुनकर उस तरफ अपना कौन कहता है कि मेरा मास्टर नियरली मुनीम वर्ल्ड के ही टॉप 10 मास्टर बन चुके हैं, तो वैसे एक स्किल बंदे के पास। लेकिन अब यह बात पूरा होता उससे पहले ही अपना वो एल्डर टाइप बंदा कहता है कि स्किल ही सब कुछ नहीं होता है। देख, एक तरफ तेरा वो मास्टर जो कि टॉप 10 मुनीम वर्ल्ड का मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला है, और एक तरफ इंटायर सेक्ट है जिसका हिस्ट्री, रेपुटेशन, दबदबा कायम है और भी आगे बढ़ेगा। वैसा एक सेक्ट हमेशा एक टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, और वैसा ही एक सेक्ट फ्यूचर के ट्रेवल को इंडोर कर पाएगा। रेपुटेशन, स्किल, मनी, ये सब कुछ एक सेक्ट के पास मौजूद होता है। लेकिन सिर्फ एक बंदे के पास उसका स्किल अगर वो डेवलप नहीं करेगा तो स्किल लो होता जाएगा। लेकिन अगर वो अपने स्किल को डेवलप भी करे तब वो ओल्ड बनता है, जिससे नेचुरली उसका स्किल घट जाएगा। तो बता, हमारा सेक्ट जो कि ऑलरेडी मुनीम वर्ल्ड में अपना ग्रेट इन्फ्लुएंस रखता है उसको ज्वाइन करेगा या तेरे उस मास्टर के डिसाइबल बन के रहेगा। अच्छा चल छोड़, तू क्या उस ब्लैक डिवाइन एसेंस को पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं करना चाहता है? तो अब इस बात को सुन के उस तरह अपना कौन एकदम ही चौंक जाता है। वो इस एल्डर टाइप बंदे को पूछता है तो फिर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तेरे जैकल फैमिली के पास तरीका है उस ब्लड डिवाइन एसेंस को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने का? जिसके जब में ऑब्वियसली उस अपने एल्डर टाइप बंदा कहता है हाँ, और आगे ये भी कहता है कि ग्रेट जस्टिस वॉर के दौरान वो जो डिविनी कल्ट ने इस ब्लड डिवाइन एसेंस को बनाया था, उस एसेंस को मुरी मेलांस और को जीत जाने के बाद रिसर्च किया था किस तरह इसको कम्प्लीटली डिसॉल्व करके ऑब्जर्व करना है। उसके रिजल्ट एक सीक्रेट टेक्निक बना, जो टेक्निक को सक्सेसफुली इनके जैकल फैमिली ने प्रिजर्व करके रखा है। तो अब इस बात को सुन के अंधेरे से अपना गोरिल्ला, ये कभी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो तो ये लट्टे बंदे मेरे डिसाइपल को कह रहा है। ये बोलते हैं बाहर आके आगे कहता है कि तेरे कहने का मतलब तेरे फैमिली के पास वो टेक्निक मौजूद है जिसका प्रयोग ये लट्टे बंदा डिनाई करने की कोशिश करता है। लेकिन इस तरह अपने कॉन्ग ने इसका भंडा फोड़ देने के बाद इस एल्डर टाइप बंदे को पता चल जाता है कि ये एक ट्रैप है उन लोगों का। लेकिन इसके बावजूद ही वो एल्डर टाइप बंदा इस मामले को सुलझाने की कोशिश करता है। लेकिन अब इसी कोशिश को देख के अपना वो गोरिल्ला एकदम भड़क के इसको चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मेरे पास अथॉरिटी है एलायंस की तरफ से कि मैं इन्वेस्टिगेट कर पाऊँ। और जैसे कि मैंने मेरे कानों से सुना, मेरे डिसाइबल कह रहा है, मैं शक कर रहा हूँ कि तू और तेरा इंटायर फैमिली डिमोनिक कल्ट के साथ कलूडिंग में है, तो मैं तेरे को पहले अरेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन अब इस बात सुन के अपना वो एल्डर टाइप बंदा कहता है कि डिमोनिक कल्ट के साथ कलूडिंग एक बड़ी शब्द है, आप इस तरह नहीं कर सकते। ये बोल रहा था उससे पहले ही अपना गोरिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि अबे ओ, मैंने और मेरे डिसाइबल ने खुद अपने कानों से सुना है। तो अगर डिमोनिक कल्ट के साथ कलूडिंग में नहीं है तब तेरे पास कैसे ब्लड डिवाइन एसेंस को डिसॉल्व करने का तरीका आया? तो अब इस बात सुन के उस तरफ अपने एल्डर टाइप बंदा सोचता है कि उसको इस गोरिल्ला ने रंगे हाथों पकड़ा है। लेकिन अब यहाँ भी अपना कॉन्ग टांग अड़ाते हुए कहता है कि मास्टर, मेरे को उतना पता नहीं है, लेकिन जो बंदा डिमोनिक कल्ट के साथ कलूड करता है उनकी क्या पनिशमेंट है? जिसका जवाब आता है चाहे वो कोई भी बंदा क्यों ना हो, उसको डायरेक्ट डेथ मिलता है।
है। तो अब इस बात सुन के उस तरफ अपना कौन कहता है कि ऐसा इंस्पेक्टर मास्टर आपके पास अथॉरिटी है कि आप इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, और वैसे भी हमारे पास सबूत है, आपने खुद सुना है कि किस तरह ये जैकल फैमिली का एल्डर डिमोनिक कल्ट के साथ गलूट कर रहा है। इसके अलावा भी इसने अपने डिसीप्लिन बातों से हम दोनों के बीच दरार करने की कोशिश किया है। तो मेरा मानना तो यहाँ यही है कि फ्यूचर के कोई ट्रैवल और ना खड़ा हो, उसके इंतजाम आपको यही पे करना पड़ेगा, इस एल्डर टाइप बंदे को मार के। तो आप उन सारे बातों को सुन के अपने एल्डर टाइप बंदा मन में सोच रहा है कि इन लोगों ने मुझे ट्रैप में तो फंसा दिया है, लेकिन अब कितने हद तक ये लोग मेरे को पुश करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अब इसी सोच के बीच अपना कौन उस गोरिल्ला को कहता है कि मास्टर आपके बिहाफ पे मैं इस एग्जीक्यूशन ऑर्डर को फुलफिल करता हूँ। जब इस बात को सुन के उससे अपना गोरिल्ला सोचता है कि यार प्लान क्या था, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि जो ट्रैप था वो अपने कौन का ही प्लान है। तो अब यहाँ उस बात के साथ ही अपने कौन ने एक ही मुक्केबाज से इस जैकल फैमिली के हेड के फर्स्ट सन को मार दिया। जो चीज देख के अपना गोरिल्ला चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है कि यार तूने इसको मार क्यों दिया, ये नेसेसरी नहीं था, हम लोग को जो चाहिए था वो ले लेने के बाद हम लोग यहाँ चले जाते ना। लेकिन अब इस बात सुनकर उससे अपना कौन कहता है कि अबे गोरिल्ला के बच्चे, मैंने बोला ना कि फ्यूचर को थ्रेट को निपटाना है, अबे इतना बड़ा हो गया है और तू अभी भी इस तरह के कनिंग बास्टर्ड को नहीं जानता है, ये लोग किस तरह पीठ पीछे बात करेंगे। लेकिन अब इस बात सुन के उससे अपना गोरिल्ला पूछता है कि जो भी हो ये बंदा जैकल फैमिली के हेड का एल्डर सन था, तू इस मेस को किस तरह क्लीन अप करेगा। जिसका जवाब देते है उससे अपना कौन कहता है कि यार गोरिल्ला तू क्या सचमुच में इस जैकल फैमिली से डरता है। कि देख मेरे गोरिल्ला समझ इस बात को, ये जैकल फैमिली का हाँ सच में रेपुटेशन है, प्रेस्टीज है मूडिंग वर्ल्ड में, जो कि इनका स्ट्रेंथ है, लेकिन यही स्ट्रेंथ इन लोग का सबसे बड़ा वीकनेस है। समझ गया गोरिल्ला के बच्चे, इस रेपुटेशन का इस्तेमाल कर और अच्छे से फ्रेम करना कि जैकल फैमिली किस तरह डिमोनिक कल्ट के साथ कलूडिंग में है। सुन तेरा या दिमाग नहीं चलेगा, हम लोग सिर्फ डिमोनिक कल्ट के साथ कलूडिंग की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग ये बात भी करेंगे कि किस तरह ये जैकल फैमिली ब्लड डिमन एसेंस को ऑब्जर्व करने के लिए कितना हॉरेंडस काम किए है। दूसरा पिक्चर को दे, एलायंस इस रिपोर्ट को पाके क्या सोचेंगे, खास करके जब ब्लड डिमन एसेंस इनकी प्रोविंस में अपियर हुआ है। अब सिर्फ छोटा सा रूमर ही इनको फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के काबिल है। लेकिन अब इस बात को सुन के पूरे प्लान को समझ के उससे अपने गोरिल्ला कहता है कि हाँ ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसे एक एल्डर जिसने ना बल्कि अपने सबसे बड़े सन को खोया है, बल्कि उसने अपने फैमिली अपने सेक्ट के फ्यूचर को भी खोया है, उसका इंस्टिंक्ट सीधा रिवेंज की तरफ मुड़ेगा। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपना कॉन्ग एकदम कॉन्फिडेंस से कहता है कि तू बेट लगाना चाहेगा। वो कनिंग जैकल फैमिली का हेड अपने फ्यूचर के हाउस होल्ड को प्रिजर्व करने के लिए ऐसा कोई रैश एक्शन ही नहीं लेगा, ये प्रूव करने के लिए कि वो सचमुच में डिमोनिक कल्ट के साथ इन्वॉल्व नहीं है, ये एक ऑनरेबल फैमिली है। खैर छोड़, तो गोरिल्ला को समझ नहीं पाएगा, वो जैकल फैमिली का हेड आता ही होगा, तो अच्छे से क्लीन अप करना। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने गोरिल्ला भी मन में सोच रहा है कि साला मेस तू फैलाएगा और क्लीन अप मेनू को करना है। तो अब यारो इसी सोच के साथ अपना वो जैकल फैमिली का हेड यहाँ आके जब अपने बड़े सन को इस तरह मरे हुए देखता है, तब वो अपने गोरिल्ला से पूछता है कि इंस्पेक्टर इसका मीनिंग क्या है। जिसका जवाब देते अपना गोरिल्ला कहता है कि एक एग्जीक्यूशन है और इस एग्जीक्यूशन का वजह तेरे सन ने कन्फेस किया है कि वो डिमोनिक कल्ट के साथ कोलूडिंग में था। तो आप इस बात को सुन के उस अपने जैकल फैमिली का हेड वो ही अपने सारे बंदों को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि साले गोरिल्ला इंस्पेक्टर के बच्चे, तूने ना बल्कि मेरे सन को मारा है, बल्कि हमारे पूरे इंटायर फैमिली के ऊपर बेसलेस एक्यूजेशन लगा के बदनाम करने की भी कोशिश कर रहा है। आज तू यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाएगा। ये बोल के अपने सारे बंदों को अपने गोरिल्ला और अपने कॉन्ग को मारने का ऑर्डर दे देता है। जिस ऑर्डर को पाके ये जैकल फैमिली के चुन्नू मुन्नू इनके ऊपर अटैक करने बढ़ता है, लेकिन तभी अपने गोरिल्ला अपने दाहिने पैर में एनर्जी इकट्ठा करके जमीन में मारते ही इन लोगों का वही काम तमाम कर देता है। उसके बाद अपने गोरिल्ला नाटक को जारी रखता है, ये कहते हुए कि यहाँ पे मौजूद हर किसी बंदे को पता है कि मेरे डिसाइपल ने ब्लड डिमन एसेंस को खाया है, और इतनी रात को मेरे डिसाइपल को यहाँ पे बुला के वो एल्डर टाइप बंदा कोई नाटक तो नहीं कर रहा था ना। तो जिस वक्त वो एल्डर टाइप बंदा क्लेम कर रहा था कि उसने ब्लड एसेंस को किस तरह ऑब्जर्व करना है, उसके तरीके को सिक्योर कर लिया है, तो आप इस बात को सुन के मेरे को क्या समझना चाहिए, डिमोनिक कल्ट के अंदर ही ये चीज एक सीक्रेट टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट तुम्हारे जैकल फैमिली के अंदर है। इसका मीनिंग क्या है? जिस सवाल का आंसर ऑब्वियसली वो जैकल फैमिली का हेड नहीं दे पाता है, तो उस चीज को देख के उससे अपना गोरिल्ला कहता है कि सभी लोग मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मैं मुरिम अलायंस का एक इंस्पेक्टर हूँ जिसने रंगे हाथों
जैकल फैमिली को पकड़ा है। तो अब यहाँ तुम लोग के पास सिर्फ दो ही चॉइस है। पहला ये है मेरे खिलाफ जाके मुरिम अलायंस को बिट्रियर कहे जाने वाले फैमिली हमेशा कहा जाओगे, यानी तो दूसरा ऑप्शन अपने डिमोनिक कल्ट के नाम के साथ जुड़े हुए नाम को क्लियर करने की कोशिश करोगे। तो अब इस बात सुन के ऑब्वियसली उस तरफ जैसे कि अपने कॉन्ग ने इस गोरिल्ला को बताया था, बिल्कुल वैसे ही ये जैकल फैमिली का हेड हथियार डाल देता है। इसके बाद हम लोग को पूरे 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां नदी में एक शिप को एक सुएज नाम के पायरेट्स को लूटने की कोशिश कर रहे। तो इन मासूम बंदों को बचाने के लिए ये बड़ी एक खूबसूरत सा लड़की तलवार लेके इन बैंडिट्स में से एक बंदे का हाथ ही काट डालता है। जिस चीज को देख के ये बैंडिट्स लोग का लीडर आके इस बंदी को कहता है कि अच्छा, ऐसा लग रहा है तू कुछ मार्शल आर्ट को जानता है। इसका मतलब क्या मैं ये समझ लूं कि तू एक काफी अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि तू मेरे साथ आने वाला है और तेरा फैमिली मेरे को रैंसम देने वाला है। तो बता तेरा नाम क्या है लड़की। तो अब उन सारे बातों के जवाब में इस तरह बंदी कहती है कि जो बंदे लोग मछली का खाना बनने वाले हैं उन लोगों को मेरा नाम चल के कोई फायदा नहीं। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरह बाकी सारे बैंडर्स लोग एकदम मस्कुलर सा हंसने लगता है कि ये छोटी सी बच्ची हम लोग का क्या कर लेगा। इस बात को सोच के जब ये बैंडर्स लोग अपनी इस बंदी के ऊपर अटैक करता है, तब वहां से हम लोग को सीन शिफ्ट होके हुआंगजू सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बैटल एरिना में अपना कॉन्ग और गोरिल्ला किसी का मैच देखने के लिए आया है। तब इस एरिना में इतने सारे लोग को देख के अपना कॉन्ग एकदम मतलब हैरान है, वो आसपास देख रहा है। जिस चीज को देख के उससे अपना गोरिल्ला हंसते हुए अपने कॉन्ग का मजाक उड़ाते कहता है कि तू जैसे कईया लड़के के लिए ये हंगजो सिटी आसमान जितना बड़ा है, यहाँ इसे टाउन कहते हैं बच्चे। लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपना कॉन्ग इस गोरिल्ला के छाती में हाथ रख के हवाई टाइट कर देता है। जो काम कर लेने के बाद अपना कॉन्ग इस गोरिल्ला से पूछता है कि अबे साले, मैं पूछ रहा हूँ तू यहाँ पे मेरे को लाया है क्यों। जिसके जब में अपना गोरिल्ला कहता है कि हंगजू सिटी में मार्शल अलायंस का हेडक्वार्टर है और मैं इसी अलायंस का इंस्पेक्टर हूँ, तो मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। खास करके जब मैंने जैकल फैमिली के हेड के पहले सन को मार दिया है। तेरे को पता है ना, वो तेरा मिस था जो मैंने बेयरली क्लीन अप करने में कामयाब रहा। जिस बात सुनकर उस तरफ अपना कॉन्ग कहता है कि अबे आते वक्त मैंने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन तू ये बता मेरे को ये एरिना में क्यों लाया है तू, कि सच में तू उस वियर्ड मैन का मैच दिखवाने के लिए लाया है। जिस बात का एक्चुअली वहां पे वो वियर्ड सा बंदा सुन भी लेता है। लेकिन अब यहाँ इस तरफ अपना गोरिल्ला कॉन्ग को जवाब देता है कि यार इस मैच का मैं ऑफिशियल विटनेस हूँ, तो मुझे यहाँ तो रहना ही पड़ेगा और मैं एक्चुअली इस बंदे का फाइट तेरे को दिखवाना चाहता था। ये बंदा ली जंग है। जिस बात सुनकर उस समय कॉन्ग भी लाइक कौन। तब इस रिएक्शन को देख के उस समय गोरिल्ला कहने लगता है कि अच्छा, तूने सियांग हो का बेस्ट स्वॉर्डमैन के बारे में तो सुना होगा ना। जिस बात को सुनकर उस तरह वाला कौन कहता है कि हाँ, ऐसा कुछ उसने सुना तो था। तब ऐसे रिएक्शन को पाके उस तरफ अपने गोरिल्ला एकदम चिल्ला चिल्ला के भाग के कहता है कि भाई उसका ये डिसाइबल है, जिस बंदी का तेरे को मैंने बताया ना, वो वन ऑफ द वो सारे मास्टर है जो टॉप 10 मार्शल आर्ट्स मास्टर के साथ वो टॉप 10 पोजीशन के लिए कम्पीट किया था। इसका मतलब ये बंदा तेरे जेनरेशन का टॉप 10 मार्शल आर्ट मास्टर के पोजीशन के लिए कम्पीट करने के कैंडिडेट है। तब इस बात को सुन के उस तरफ अपना कॉन्ग इस चीज के बारे में इंटरेस्टिंगली सोच रहा था। लेकिन अब उस तरफ अपना वियर्ड वाला बंदा अपने इस गोरिल्ला को आकर कहता है कि इंस्पेक्टर गोरिल्ला, मैं तेरे डिसाइबल को एक मैच के लिए यहीं पे चैलेंज करना चाहता हूँ, तो कहीं माइंड तो नहीं करेगा ना। तो अब इस बात सुनकर उस समय कॉन्ग को समझ आ जाता है कि उसने इससे पहले जो वियर्ड बंदा कहा ना, उसके लिए बंदा उसको चैलेंज कर रहा है। लेकिन अब ये मैच के अरेंज करने वाला बंदे में से एक बंदा के अपने गोरिल्ला को कहता है कि इस बंदे का चैलेंजर आने में लेट हो गया है और ऑडियंस लोग भी कब का आके वेट कर रहे हैं, तो क्यों ना आप आपके डिसाइबल को भेज दीजिए थोड़ा सा मनोरंजन के लिए। तो अब यहाँ होना क्या था, अपना कॉन्ग एरिना में चला जाता है। उसके बाद अपने उस वेट गाय को कहता है कि यार तू मेरे साथ लड़ने के बाद एक और बंदे के साथ लड़ने वाला है, ये तो मतलब तेरे को एक डिसएडवांटेज में भेज देगा ना। लेकिन अब उस बात को पूरी तरह से इग्नोर करके अपना वेट गाय कहता है कि बच्चे फिक्र मत कर, मेरे लिए तेरे साथ लड़ना एक वार्म अप होगा। लेकिन अब उस तरफ अपने गोरिल्ला इन दोनों को आमने सामने देख के मन में सोच रहा है कि दोनों बड़े ही फेमस टॉप 10 मार्शल आर्ट मास्टर के करीब कहे जाने वाले चेरिश डिसाइबल का लड़ाई में अगर अपना कॉन्ग जीत जाए ना, तब इस गोरिल्ला का रेपुटेशन आसमान तक पहुंच जाएगा। क्योंकि वो टॉप 10 मार्शल आर्ट्स के लेवल में नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसका डिसाइबल
ऑलरेडी अगर एक कंपटीशन में कम्पीट करने वाले बंदे को मार दे तो मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन अब इस बात को सोच के उससे अपना गोरिल्ला आगे अपने मन में सोच रहा है कि पता नहीं साला क्यों मुझे उस आधा डिसाइबल को शेयर करने का मन कर रहा है। यह बात सोचते अपने गोरिल्ला अपने वही चेस्ट के ऊपर हाथ रख देता है। लेकिन अब उस तरफ एरिना में थे जहाँ की अपना कॉन्ग इस बंदे को कहता है कि अगर तेरे लिए बॉम अप है ना तब मैं कोशिश करूंगा कि मैं तेरे को हर्ट न कर दूं। जिसके जवाब में उस तरफ अपने वियर्ड गाय कहता है मैंने कभी भी मेरे ओपोनेंट को बिना चोट पहुंचाए बिना किल किए फाइट करना नहीं सिखाए, तो ये फाइट लाइफ एंड डेथ वाला लड़ाई होगा। तो अब इसी बात के साथ उस तरफ मैच शुरू हो जाने का ढोल बज जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट पैनल में देखा जाता है कि अपना कॉन्ग सिंपल एक्सरसाइज कर रहा है ये बोल के कि सर रुको मेरे को वार्म अप होने दो पहले। जिस चीज को देख के ऑडियंस में से सभी लोग हंसने लग गए। लेकिन अब उस तरफ अपने वियर्ड गाय मन में सोच रहा है कि मैंने सुना था इस बंदे ने ब्लैक डिविन एसेंस को खा लेने के बाद उस गोरिल्ला का वो डिसाइपल बना है। तो बच्चे आज मैं तेरे को सिखाऊंगा रेकलेसली मूरिंग वर्ल्ड में कदम रखने का कीमत क्या है। ये बात सोचने के बाद ही अपना वियर्ड गाय अपने नेल की जगह सारा ये किस तरह चक्कू टाइप लेके सीधा अपने कॉन्ग के ऊपर किलिंग मूव इस्तेमाल करता है। जिस मूव को ऑब्वियसली अपना कॉन्ग आसानी से डॉज कर लेता है। जिस चीज को देख के ऑडियंस भी हैरान है और अपने ये बंदा भी हैरान है। लेकिन इस तरह अपना कॉन्ग इस बंदे को टोंट मारते हुए कहता है कि यार तेरा वो क्लॉज ना खुजाने के लिए काफी अच्छा चीज है लेकिन फाइट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं क्योंकि तू कुछ ज्यादा स्लो है। तो अब इस बात को सुन के अनएक्सपेक्टेडली अपने ये बंदा शांत तरीके से अपने मास्टर के टीचिंग को याद करता है कि किस तरह उसके मास्टर ने कहा था कि इवन रैबिट को भी हंट करते वक्त उससे अपना बेस्ट देना चाहिए। यही बात वो बाहर भी कहता है कि वो काफी अच्छा था लेकिन अब से तेरे को अपना ऑल लगाना पड़ेगा इस फाइट में वरना तो मारा जाएगा। जिस सुनकर उस अपने कॉन्ग भी कहता है कि वैसे आ ना मेरे को सीरियस होने की जरूरत नहीं, अगर मैं सीरियस हूं ना तब तो एक ही मुक्के में मारा जाएगा। तो अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने वियर्ड गाय अपने कॉन्ग के ऊपर किलिंग मूव इस्तेमाल कर ही जा रहा है। जिन मूव को ऑब्वियसली अपना कॉन्ग डॉज कर रहा है लेकिन वो बंदा तो अपने कॉन्फिडेंट को जरा से भी नहीं खोता है। वो यहाँ सोच रहा है कि साले कब तक डॉज करेगा, एक ना एक बार तो मेरे ग्रास में आ ही जाएगा। जो बात भी ऑडियंस लोग भी एक दूसरे कह रहे ये कॉन्ग क्या है, वो उस वियर्ड गाय के हर एक बार को यूं ही डॉज कर रहा है। अरे वो वाला लग गया थका नहीं उसने डॉज कर लिया। तो अब यहाँ सभी लोग इस मैच को देख के अपनी सीट से उठ गए। लेकिन उस तरह मैच में अपना कॉन्ग भी मन में सोच रहा है कि साला ये वियर्ड गाय इस एरेना में कोई मैच के लिए नहीं आया है, बंदूक को मारने के लिए आया है। ये बात सोच लेने के बाद ही अपना कॉन्ग वही उसका सिग्नेचर मुक्का इसके पेट में चला देता है। लेकिन अब इसी वक्त अपना वही खूबसूरत सी बंदी इस मैच को यहीं पे इंटरप्ट कर देता है। और जैसे कि यारो दिख रहे हो अपने बंदी उन सारे बैंडिट्स को मार के सक्सेसफुली अपने मैच के लिए लौट आया है। जिस चीज को देख के अवश्य में वियर्ड गाय कहता है कि साले तू लक्की निकला। जिसके जवाब में उस अपना कॉन्ग कहता है लेकिन तू साले लक्की नहीं था। तब इस बात का मीनिंग हम लोग को बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जब विनय बंदी मैच के लिए लौट आया है वो भी एकदम खून से लथपथ, तो अभिनय बंदा पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है, ये खून क्यों है। जिसके जवाब में वो कहता है कि आते वक्त कोई उसको एक बैंडेड मिल गया था जिसका नाम सोल यंग हन है। तो अब इस बात सुन के अपना वियर्ड गाय एकदम ही आलम हो जाता है। लेकिन इस तरफ अपने ऑडियंस लोग भी एकदम ही हैरान है, हक्का पक्का है क्योंकि उस बंदे को जोंग जोंग के वाटर वेज के मास्टर कहा जाता है। एक ऐसा रूथलेस बैंडिट जिसके ग्रैफ से कोई भी मर्चेंट बिना कोई फीस दिए आज तक लौट नहीं पाया है। तो यहाँ उसका काफी रेपुटेशन है जिसके बारे में अपना गोरिल्ला डिटेल में बताने लगता है। लेकिन उन बातों को सुनकर इस तरफ अपना कॉन्ग कहता है कि यार मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उन बातों के ऊपर, वो बंदा स्किल था या ना था तो मैच देखना जिसके लिए आया है। तो अब इस तरफ अपने बंदी और उस वियर्ड गाय के मैच के दौरान अपने वियर्ड बंदा मन में सोच रहा है कि हंसन सेक्ट के पास कोई और नहीं था क्या जो मतलब एक लड़की को वो लोग अपने सेक्ट को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भेजाए। खैर छोड़ो, अपने बंदी काफी पिटी है जिसकी वजह से वो लोगों का अटेंशन तो खींचेगा लेकिन एक फ्लावर की तरह जिस फ्लावर को मैं आज कुचलने वाला हूँ। लेकिन अब इन सोचों के बीच उस तरह ने बंदी कहती है कि तो फिर ठीक है मैं पहला मूव करता हूँ। यह बात बोल के एकदम एक डांसिंग तरीके से शॉट को चलाते हुए देख के उस सब ने गोरिल्ला कहता है कि शुरुआत से अपना बंदी प्लम्बसम शॉट टेक्निक के 24 मूव्स को इस्तेमाल कर रहा है जिसका इस्तेमाल जो इस वियर्ड गाय के ऊपर करता है। तो अपना वियर्ड गाय इस पार को डिफेंड कर लेता है
उसके बाद वो वही सारे किलिंग बार कर रहा है जिनको अपने ये बंदी भी डॉच कर रहा है। लेकिन उस तरफ अपने वेट गाय कॉन्फिडेंट की एकदम कॉन्फिडेंट वो यहाँ अपने मन में सोच रहा है कि ये बंदी हो या अपना कोंग हो या वो बैंडिट्स हो, ये सारे नाम को वो डिफीट करके अपने और अपने मास्टर का नाम इस पूरे मार्शल वर्ल्ड में सोने के अक्षर में लिखाएगा। इस मैच को देख के उस तरफ अपने गोरिल्ला भी सोचता है कि टक्कर का मैच चल रहा है तो मेरे ब्रिलियंट डिसाइपल बता तो इस मैच में कौन जीतेगा। जिसके जब में उस तरफ ऑब्वियसली अपने एमसी अपने वाइफ का नाम लेता है, यानी कि उस बंदी का नाम लेता है जो कि आगे जाके शायद अपने कोंग का वाइफ बनेगा। लेकिन उस बात को छोड़ के इस तरफ दिखने में ऐसा लग रहा था कि अपना बंदी डिसएडवांटेज में है, लेकिन जब अपना कोंग कहता है कि वो बंदी स्टिल इस वेट गाय के हर एक बारों को डिफेंड कर पा रहा है। लेकिन अब इस वजह सुन के उस तरफ अपना गोरिल्ला सोचता है कि ऐसे सिचुएशन में अपनी इस बंदी का काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन अब उस बात को छोड़ के इस तरफ अपना कोंग कहता है कि अब टाइम हो गया है। इसी के साथ साथ उस तरफ ना वेट गाय कुछ फील करता है, इस तरफ में बंदी भी फील करता है जो वेट गाय का अटैक करने का स्पीड एकदम स्लो हो गया है। जिसका फायदा उठाते जब अपने बंदी इस वेट गाय के ऊपर अटैक कर देता है तब उसने इस अटैक को एक्चुअली डिफेंड कर लिया। लेकिन वो यहीं पे एकदम ओपनिंग दिखाते हुए खड़ा हो जाता है, जिसका फायदा उठाते जब अपने बंदी एक और बार हमला कर पाता उससे पहले अपना वेट गाय खून की उल्टी करके वहीं टपक जाता है। जिस चीज को देख के इस तरह अपना कोंग भी कहता है कि एक्सैक्टो वेट गाय के बच्चे, तेरे को अपने ओपोनेंट कॉशियसली चुनना चाहिए था। जिस बात का मीनिंग उस तरफ अपना गोरिल्ला अच्छी तरीके से समझ जाता है। और यार आप लोग भी समझ रहे हो ना, अपने कोंग ने इस बंदी को ऊपर जो मुक्का मारा था उसका इफेक्ट आप दिख रहा है। तो आप वहां से सेंस ऑफ के हम लोग इस वेट बंदे के मास्टर को देखा जाता है जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी है। तो जब ये मास्टर इन चुनमुनों को पूछता है कि किस तरह मारा गया है मेरा डिसाइबल, जिसका ऑब्वियस से बात है ये चुनमुनो जवाब नहीं देता है। लेकिन अब इस चीज को समझ के अपने मास्क मैन स्वॉर्डमैन इन बंदों को बोल देता है कि फ्यूनरल के वक्त मेरे को फुल रिपोर्ट चाहिए, कोई भी एक डिटेल मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये डिसाइपल जिस वजह से मरा है ना वो इंटरनल एनर्जी के चोटों की वजह से मरा है। तब इस बात को बोल के उस तरफ अपने मास्क मैन जाते हुए मन में सोच रहे कि वो वेट गाय मेरा वो डिसाइबल कोई वीकलिंग नहीं था। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ वो इतना ज्यादा केपेबल तो था कि वो किसी के साथ भी लड़ाई करते वक्त कम से कम अपनी जान को बचा ले। लेकिन अब वो ना बल्कि किसी एक नोबडी के हाथों मारा गया, बल्कि उस नोबडी ने इंटरनल एनर्जी के चोट देके मेरे डिसाइबल को मारा है। मुझे विश्वास नहीं होता वो प्लम बसम शॉट टेक्निक को रखने वाला से इस लेवल के एक डिसाइबल को रेस कर सकता है। लेकिन अब यहाँ से सेंस ऑफ के मोरिम एलायंस के हेडक्वार्टर के किसी कोने में अपने कोंग और गोरिल्ला के कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जहाँ की अपना गोरिल्ला कोंग को कहने लगता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस जैसे कांड को ही प्रिवेंट करने के लिए मेरे जैसे बंदे को विटनेस के तौर पे लगाया गया था। और मैं एक्चुअली यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तू ज्यादा मूवमेंट मत कर। लेकिन अब इन सारे बातों को सुन के उससे अपना कौन कहता है कि वो गोरिल्ला कहीं तो ये मास्टर और डिसाइबल के रिलेशन ज्यादा ही सीरियस तो नहीं ले रहे हैं ना। सलाम मेरे को बताने चला है मेरे को क्या करना है। इस तरह के मैच में मौत होना हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहता है। ये बात बोल के वहां से अपना कोंग चला जाता है। जिस चीज से देख के इस तरह अपना गोरिल्ला भी मन सोच रहा है कि मसला मैं ही पागल हूँ जो मैं इस हरामजादे का फिक्र कर रहा था। जा मर चले मर। तब इसी सीन के बाद हम लोग को मार्शल एलायंस के बैंक्वेट हॉल की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ की बंदे लोग बात करे किस तरह अपना वो बंदी बड़ा ही ताकतवर है, बड़ा ही स्किल है। जिन बातों को इग्नोर करते हुए अपनी बंदी मन में सोच रहा है कि हाँ मैं उस मैच में जीत जाता, लेकिन मेरी वजह से वो वेट गाय मरा नहीं है। ये बात सोच लेने के बाद ही अपनी इस बंदी को याद आ जाता है कि किस तरह उसने अपने कोंग और उस वेट बंदे के मैच को रोकवाया था। और अपना कोंग मतलब किसका डिसाइबल है, ये सोचते सोचते जब अपना ये बंदी बैंक्वेट हॉल से स्ट्रीट की तरफ देखता है तब वहीं पे अपना कोंग चले जा रहा था बिना किसी फिक्र के। तो अब इसी सीन के बाद अपने कोंग के ऊपर नजर रखने वाले दो बंदों को दिखाया जाता है। पहली बात तो बंदी जिसने ये चीज रियलाइज कर लिया, दूसरी बात उस वेट गाय का मास्क वाला मास्टर जो कि अपने लाल लाल आंखों से कोंग की तरह भी देख रहा था। तो यारो चलो भाई वॉइफ ने फाइनली अपने कोंग को नोटिस कर लिया है। लेकिन अब वो मास्टर भी क्या करेगा? क्या एलायंस के अंदर ही वो अपने डिसाइबल के मौत का बदला लेने की कोशिश करेगा, या एलायंस के बाहर जाने पे एम्बुश करके अपने कोंग के ऊपर हमला करेगा? इस सवाल का जवाब हम लोग को नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। तो ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना। बोले को तो बाय।